हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। दुर्गेश स्टडी पॉइंट के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। और झारखंड जीके के क्लास में आज हम लोग जानेंगे झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश के विषय में। और बहुत ही यह महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका, और इसमें इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए आज हम लोग देखते हैं झारखंड के क्षेत्र राजवंश के विषय में, और इसको आज एक कहानी के माध्यम से डिटेल से आज हम लोग इसको जानेंगे। क्योंकि अगर यदि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को हम केवल कवर करते हैं तो हो ना हो कहीं ये जो क्षेत्र राजवंश को डिटेल से आप नहीं पढ़ते हैं, नहीं जानकारी प्राप्त करते हैं, नहीं जानकारी रहेगी तो आप वहाँ पर अच्छे से कवर नहीं कर पाएंगे। जब एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए मैं यह कोशिश किया हूँ कि झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश को अच्छी तरह से जान लें और देख लें, समझ लें। फिर इससे संबंधित जो क्वेश्चन आपका बनता है वो अगर यदि आज समय मिलता है तो आज हम इसको कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे, देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आता है, किस टाइप के क्वेश्चन इससे संबंधित बनता है। और अगर यदि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है तो मैं इससे जो संबंधित प्रश्न होगा, इससे जो संबंधित प्रश्न बनता है, मैं कल फिर इसका दूसरा वीडियो डाल दूंगा। तो आइए देखते हैं, आज देर नहीं करते हैं और आज जानेंगे झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश के विषय में। ठीक है, तो यह जो झारखंड का क्षेत्र राजवंश था यह लगभग 8-9 खंड में मिला, छोटा मोटा अगर यदि टुकड़ा को अगर यदि देखा जाए तो 9-10 खंड में विभाजित था। जिसमें से यह महत्वपूर्ण खंड जो है आपका एक छोटा नागपुर हो गया, एक पलामू हो गया, एक धनबाद हो गया, एक सिंहभूम हो गया, एक रामगढ़ हो गया और एक इधर हम अन्य नोट किए हुए हैं। ठीक है, इसमें से छोटे छोटे राज्य आते हैं। तो इसमें से जो है ये छोटा नागपुर राज्य जो था छोटे छोटे राज्य में विभाजित था। यह छोटा नागपुर राज्य में कौन सा वंश का शासन चलता था, पलामू में कौन सा वंश का शासन चलता था, धनबाद में किस वंश का शासन चलता था, सिंहभूम में किस वंश का शासन चलता था, रामगढ़ में किस वंश का शासन चलता था, आज ये सबको हम लोग कवर करेंगे और जानेंगे और देखेंगे। इसको जानने के बाद हम लोग एक एक जो यह छोटा नागपुर में जो वंश चला उसके विषय में जानेंगे, फिर पलामू जाएंगे, फिर धनबाद आएंगे। इस तरह से करके हम लोग इस चीज़ को कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं पहले छोटा नागपुर। छोटा नागपुर में जो है मुंडा राजवंश का शासन था, मुंडा राजवंश। ठीक है, यह जो है छोटा नागपुर क्षेत्र जो है, छोटा नागपुर का जो ये राज्य बंटा हुआ था, इसमें कौन राजवंश का शासन चलता था? मुंडा राजवंश का। और यह जो पलामू वाला क्षेत्र है, इस पलामू में सबसे पहले आपका, एक मिनट सट रहा है, ठीक है, थोड़ा सा दूरी करके लिखते जाइएगा। रक्सोल, कॉपी पेन नहीं निकाले हैं तो कृपया करके कॉपी पेन निकाल लें। तो यहाँ पर जो है आपका रक्सोल वंश का शासन चलता था। कहाँ पर? पलामू में। ठीक है, पहले। ठीक है, उसके बाद में जो है धनबाद, यहाँ पर चलता था आपका मानभूम, मानभूम राजवंश। ठीक है, और ये जो सिंहभूम वाला इलाका है, ये सिंहभूम में सिंह वंश, ओह नहीं, ये जो है यहाँ पर ढाल वंश चलता था। क्या चलता था आपका? ढाल वंश। आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ढालभूम का प्रथम राजा कौन था, क्या था, इस विषय में हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेंगे। पहले एक बायोडाटा के माध्यम से हम लोग समझ रहे हैं। यह जो सिंहभूम जो है, सिंहभूम में आपका किस वंश का शासन चलता था? ढाल वंश का। और ये जो रामगढ़ वाली इलाका है, यहाँ पर आपका चलता था सिंह वंश। क्या चलता था? सिंह वंश, है ना। और अन्य को अभी हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण जो राज्य था उसमें आज से आपका मुंडा राजवंश, जो छोटा नागपुर राज्य का ये था मुंडा राजवंश। ठीक है, पलामू क्षेत्र में जो था वो रक्सोल वंश का शासन था। उसके बाद में धनबाद जो है ये मानभूम राजवंश का ये प्रभाव था। सिंहभूम में जो है ढाल वंश था और रामगढ़ में जो है सिंह वंश था। ठीक है,
उसके बाद में मुंडा राजवंश के बाद जो है यह राजवंश बदल जाता है और आता है एक नागवंश। ठीक है, बहुत अल्प समय तक यह छोटा नागपुर जो राज्य था उसमें से मुंडा राजवंश का शासन चला, बहुत मतलब कि कम समय तक। उसके बाद वहाँ का जो ये था वो नागवंश के द्वारा इस छोटा नागपुर राज्य को क्या उसके द्वारा चलाया जाने लगा, नागवंश। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी नागवंश का प्रथम राजा कौन हुआ, कैसे हुआ, इस विषय में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, उसके बाद पलामू, ये जो रक्सोल वंश का जो राजपाट चलता था, उसके बाद में यहाँ पर आता है आपका चेरो राजवंश। ठीक है, चेरो वंश। ठीक है, चेरो वंश। उसके बाद धनबाद में जो है यह यहाँ पर किसका ये चलता था, पंचेत वंश। ठीक है, पंचेत राजा कहा करता था पहले। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चलता था आपका पंचेत राज्य। कौन सा राज्य कहलाता था ये, पंचेत राज्य का। ठीक है, और ढालभूम जो है यहाँ भी आपका ये चलता था सिंह वंश। कौन सा वंश, सिंह वंश। और रामगढ़ में ऑलरेडी सिंह वंश ही था। ठीक है, आपका छोटा नागपुर में हम लोग क्या देखें, सर्वप्रथम मुंडा राजवंश था। मुंडा राजवंश आगे चल के किस में हो गया, नागवंश में हो गया। फिर पलामू में हम लोग देखें तो पलामू में रक्सोल वंश था, और रक्सोल वंश आगे चल करके कहाँ आ गया आपका चेरो वंश में ये हो गया। ठीक है, उसके बाद में धनबाद में मानभूम राजवंश था। मानभूम राजवंश में कौन सा राज्य था आपका, पंचेत राज्य। और उसके बाद आते हैं हम लोग सिंहभूम में, जहाँ पर आपका ढाल वंश था। ढाल वंश का जो ये चल रहा था किस वंश का था, सिंह वंश का था, और रामगढ़ सिंह वंश। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके हम लोग जानेंगे कि ये छोटा नागपुर जो ये मुंडा राजवंश है, ये मुंडा राजवंश के विषय में हम लोग जानेंगे। उसके बाद फिर इस नागवंश को हम लोग जानेंगे। ठीक है, और यहीं से जो है क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनता है। ये मैंने आपका केवल बायोडाटा आपको बना करके दिखा दिया, क्या बोलते हैं एक प्रकार का, क्या बोला जाता है उसको, वंशावली। वो वंशावली टाइप का मैंने यहाँ पर बना दिया है, लेकिन जहाँ से क्वेश्चन बनेगा उसको अब हम लोग कवर करेंगे और देखेंगे। और सबसे पहले हम लोग आएंगे कहाँ पर, मुंडा राजवंश में। ठीक है, मुंडा राजवंश का प्रथम राजा कौन हुआ, कैसे कैसे यह राजवंश खड़ा हुआ। ठीक है, कौन शुरू किया, कहाँ से मुंडा लोग का प्रवेश हुआ, कब आया, उसके पहले यहाँ पर कौन था। ठीक है, इस विषय में अब हम लोग डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक, इसको मिटा देते हैं। ठीक, मुंडा राजवंश। ठीक है, किसके विषय में अभी हम लोग पहले जानकारी प्राप्त करेंगे, मुंडा राजवंश के विषय में। इसको माना, अच्छा रुकिए बताते हैं अभी। ठीक है, यह क्या हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे अभी, मुंडा राजवंश के विषय में। तो दोस्तों बहुत पहले जब यहाँ पर आपका अभी जो वर्तमान में जो जनजातियाँ दिख रही है, ठीक है, आपका संथाल, उरांव, हो, मुंडा, ठीक है, ये सब उस समय यहाँ पर झारखंड में नहीं थी। उस समय जो था यहाँ पर झारखंड में, यानी मुंडाओं के आने के पहले सर्वप्रथम माना जाता है कि सर्वप्रथम अगर यदि आज के जनजाति जो बृहद संख्या में है, ये सब जनजाति से पहले झारखंड में जो है 2-3 जनजाति बहुत फली फूली थी, और वही 2-3 जनजाति का यहाँ पर जिक्र था, जिसमें से एक आपका असुर जनजाति था। ठीक है, कौन सा जनजाति, असुर जनजाति। और एक आपका बिरजिया था। ठीक है, बिरजिया जनजाति। और एक आपका क्या था, असुर, बिरजिया, और आपका बिरहोर। ठीक है, क्या था, बिरहोर। ये सब जनजाति का यहाँ पर झारखंड में पकड़ थी। यही सब जनजाति यहाँ पर पहले मुंडाओं के आने के पहले जो है यही सब जनजाति थी। और 64 सबसे पहले जो है आपका लगभग 600 BC है ना, लगभग 600 BC में, यानी कि ईसा पूर्व, BC लिख देते हैं ना, 600 BC में मुंडाओं का झारखंड में प्रवेश होता है, प्रवेश। ठीक है,
इसके पहले मुंडाओं से पहले कौन कौन सा जनजाति था यहाँ पर? सबसे पुराना जनजाति का अगर यदि बात किया जाए तो कौन था आपका? असुर जनजाति, बिरजिया जनजाति और बिरहोर जनजाति। और उसके बाद आपका लगभग 600 बीसी में, यानी 600 ईसा पूर्व में जो है मुंडाओं का झारखंड में प्रवेश होता है। और यही जो पहले से जो जनजाति यहाँ पर ये थी आपका, ठीक है, असुर, बिरजिया और बिरहोर, यही लोगों के साथ यह मुंडाओं का संघर्ष चलता है। ठीक है, संघर्ष चलने के बाद उन लोग कमज़ोर पड़ जाते हैं और इन लोग लगभग उस संघर्ष में बहुत सफलता प्राप्त करते हैं। मुंडा जनजाति के लोग सफलता हासिल होती है और सर्वप्रथम इन्होंने जो है राज्य निर्माण की, अगर यदि पूरे भारत में अगर यदि कहा जाए तो राज्य निर्माण की जो प्रक्रिया थी, यही मुंडा शासन पद्धति जो है आपका मुंडा शासन व्यवस्था, वहाँ से राज्य निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। ठीक है, तो मुंडाओं का जो एक क्वेश्चन यहाँ पर और बनता है, मुंडाओं का राज्य निर्माण की जो प्रक्रिया था उसको अगर यदि इन लोगों से, असुर आपका हो गया, बिरजिया हो गया, बिरहोर हो गया, इन लोगों से जब संघर्ष हुआ और संघर्ष में सफलता मिला इन मुंडाओं को, उसके बाद में इन लोगों ने क्या क्या राज्य निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ करता है। ठीक है, और ये राज्य निर्माण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाया उसका नाम था, मुंडाओं का जो आदि पुरुष कहा जाता है, मुंडाओं का आदि पुरुष, रुकिए, मुंडाओं का आदि पुरुष, इसका नाम था आपका ऋषा मुंडा। क्या नाम था आपका? ये सब आता है। ठीक है, इसीलिए ये सब क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लें कि मुंडाओं का जो आदि पुरुष था उसका क्या नाम था आपका? ऋषा मुंडा। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने राज्य निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ करती है और आपका जो इन लोगों ने जो जनजातीय शासन पद्धति जो अपनाई थी, जनजातीय शासन पद्धति, जनजातीय शासन पद्धति, जनजातीय शासन पद्धति जो अपनाई थी मुंडाओं ने, उसी का नाम है आपका खूंटकटी प्रथा। खूंटकटी प्रथा के तहत ही इन लोग का जो है शासन जो है चल रहा था, ये मुंडाओं का खूंटकटी प्रथा, खूंटकटी प्रथा, जिसको हम लोग और एक दूसरा नाम से भी जानते हैं खूंटकटी प्रथा को, वो है आपका परहा पंचायत। ठीक है, परहा पंचायत। तो या तो आप खूंटकटी प्रथा बोलिए या तो फिर आपका परहा पंचायत बोलिए। ठीक है, तो ये मुंडाओं के द्वारा ही यह जनजातीय शासन पद्धति शुरू किया गया था। किसके संघर्ष करने के बाद? असुर, बिरजिया और बिरहोर से संघर्ष जब खत्म हो गया, उसके बाद इन लोगों ने जो जनजातीय शासन पद्धति अपनाई, उसी का क्या नाम था आपका? खूंटकटी प्रथा और या तो फिर परहा पंचायत जिसको कहा गया। ठीक है, उसके बाद जो मुंडाओं का जो राज्य निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होता है, जो ऋषा मुंडा, जिसको मुंडाओं का आदि पुरुष भी कहते हैं, वहाँ से राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू होता है, जिसका, एक मिनट, नीचे वाला को मिटा दे रहे हैं। और यह जो ऋषा मुंडा ने जो राज्य बनाया, उस राज्य का नाम था आपका सूतिया नागखंड। क्या नाम था आपका? सूतिया नागखंड। ठीक, और यह सूतिया नागखंड के जो प्रथम राजा हुए, इस राज्य के जो प्रथम राजा हुए, प्रथम राजा जिनके दायित्व सौंपा गया, प्रथम राजा है ना, प्रथम राजा, इसका जो सूतिया नागखंड का जो प्रथम राजा हुए, जिसका नाम था आपका सूतिया पहान। क्या नाम था? सूतिया पहान, है ना। यहाँ पर आपका कंफ्यूज मत होइएगा, मुंडाओं का अगर यदि आदि पुरुष पूछेगा तो टिक कर क्या आना है आपको? ऋषा मुंडा। फिर
आपका कौन सा राज्य की स्थापना किया, तो सूतिया नागखंड राज्य का ये स्थापना किया। उसके बाद में प्रथम राजा कौन हुआ, तो सूतिया पाहन हुआ। अब हम लोग जानेंगे कि सूतिया पाहन जो था, इसका जो प्रथम राजा हुए इस सूतिया नागखंड का, इस सूतिया नागखंड भी लगभग 7 राज्य में आपका इसका सूतिया नागखंड विभाजित था। 7 गढ़ जिसको बोलते हैं, ठीक है, 7 गढ़ और 21 परगना में विभाजित था, याद रख लीजिएगा, ठीक है। सूतिया नागखंड, सूतिया नागखंड किसके द्वारा ये क्या, इसके सूतिया नागखंड के प्रथम राजा कौन थे, तो सूतिया पाहन थे। और इसका जो यह बंटा हुआ था, सूतिया ये पाहन का राज्य जो बंटा हुआ था, ये 7 गढ़ में विभाजित था। कितने गढ़ में विभाजित था, 7 गढ़ में और 21 परगना में यह विभाजित था। अच्छा, थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं ये 7 गढ़ कौन कौन था, ठीक है। तो 7 गढ़ में से एक आपका लोहगढ़, लोहगढ़, ठीक है। दूसरा आपका जो था पालूनगढ़ जिसको बोलते थे, पालूनगढ़, ठीक है। और तीसरा जो था आपका सिंहगढ़ था, सिंहगढ़, ठीक है। उसके बाद में चौथा में जो था आपका मानगढ़ था, है ना, मानगढ़। फिर 5वां में जो था आपका ये क्या बोलते हैं, कौशलगढ़, नहीं सरगुजागढ़, सरगुजागढ़, जो अभी वर्तमान में अभी छत्तीसगढ़ है, अभी बता रहे हैं, ठीक है। और 6 में जो है था आपका कौशलगढ़, है ना। और एक ये राज्य में विभाजित था आपका कौशलगढ़ के बाद में आपका ये हजारीबाग, है ना, हजारीबाग। ये 7 गो ये गढ़ बताइए ना आपका, लोहगढ़, पालूनगढ़, सिंहगढ़, मानगढ़, सरगुजागढ़, कौशलगढ़ और ये हजारीबाग, ठीक है। तो इतने गढ़ में यह जो था क्या था, विभाजित था, है ना, इतना गढ़ में विभाजित था। आज का अगर यदि लोहगढ़ का अगर यदि आधुनिक नाम अगर यदि आप लोग को जानना है, तो उस समय आज जो है क्या बोलते हैं इस लोहगढ़ को, लोहरदगा, ठीक है, लोहरदगा, ठीक। उसके बाद में ये पालूनगढ़ जो है आज का पलामू, यानी आधुनिक नाम बता रहे हैं। सिंहगढ़ को जो है सिंहभूम कहा गया, ठीक है। उसके बाद में ये मानगढ़ जो है मानभूम, जो आज का धनबाद है ना, धनबाद वाला क्षेत्र, मानभूम, हाँ मानभूम, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कि धनबाद का पुराना नाम क्या है, तो क्या है आपका मानभूम, है ना। उसके बाद में ये जो छत्तीसगढ़ है, आज भी आप सुने होंगे कि छत्तीसगढ़ में एगो डिस्ट्रिक्ट है सरगुजा जिला, है ना। अभी जब सरगुजा जिला जो कहाँ पर पड़ता है आपका, छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ठीक है। तो ये था आपका इतने राज्य में यह जो था सूतिया नागखंड विभाजित था। लोहगढ़ यानी कि यूं कहें कि लगभग पूरा झारखंड, उधर पलामू वाला क्षेत्र छोड़ दीजिए और छोटा छोटा क्षेत्र को छोड़ दीजिए, तो उतने में पूरे सूतिया नागखंड का, ये सूतिया नागखंड राज्य का ये चल रहा था, है ना। कहाँ कहाँ, लोहगढ़, पालनगढ़, सिंहगढ़, मानगढ़, सरगुजा, कौशलगढ़ और हजारीबाग। 21 परगना में यह क्या था, 7 गढ़ और 21 परगना में इसका राज्य जो था विभाजित था, ठीक। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। अभी तक हमने कौन सा राजा के विषय में जिक्र किए, सूतिया पाहन। और सूतिया पाहन का जो उत्तराधिकारी हुआ, सूतिया पाहन का उत्तराधिकारी सूतिया पाहन, ठीक है। इसका जो उत्तराधिकारी हुआ, उस उत्तराधिकारी का क्या नाम था आपका, मदरा मुंडा। क्या नाम था आपका, मदरा मुंडा। अब इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक। तो मदरा मुंडा के विषय में दोस्तों कहा जाता है कि मुंडा राजवंश का
इसको अंतिम राजा कहा गया है। किसको? ये मदरा मुंडा को। यहीं से जो है मुंडा राजवंश की समाप्ति हो जाती है। चूंकि क्यों समाप्त होता है? क्योंकि मदरा मुंडा का अपना कोई औलाद, अपना कोई पुत्र नहीं था। नहीं होने के कारण, मदरा मुंडा का अपना पुत्र नहीं होने के कारण एक फणिमुकुट राय, ठीक है, एक क्या है, फणिमुकुट राय, इनको क्या करते हैं, ये मदरा मुंडा गोद लेते हैं। क्योंकि इनका कोई अपना औलाद, अपना कोई पुत्र नहीं था। और 6400 ईस्वी में, तब तक आपका बीसी खत्म हो गया और 6400 एडी आ गया। और 64 ये एडी में जो है, यानी 64 ईस्वी में ये एक क्या बोलते हैं, फणिमुकुट राय नामक ये आपका मुंडा राजवंश जो है यहाँ से आपका खत्म हो जाता है। अगर यदि कहा जाए, ये क्वेश्चन दे दे कि मुंडा राजवंश का अंतिम राजा कौन हुआ, तो आपका मदरा मुंडा हुआ, ठीक है। और मदरा मुंडा के बाद जो आपका शासन चला वो आपका नागवंश शासन पनपता है यहाँ पर, ठीक है। ये कहाँ? छोटा नागपुर क्षेत्र में, ठीक है, छोटा नागपुर एरिया में। ये मदरा मुंडा के बाद कौन आ जाते हैं? फणिमुकुट राय। और फणिमुकुट राय मुंडा का ये नहीं था, जबकि ये क्या था, ये गोद लिया हुआ व्यक्ति था, फणिमुकुट राय। और इन्होंने जो है आगे चल करके नागवंश, ठीक है, नागवंश की स्थापना इन्होंने फणिमुकुट राय के द्वारा करता है। और ये नागवंश का अगर यदि कहा जाए कि नागवंश का प्रथम राजा कौन हुआ, तो यही व्यक्ति था आपका फणिमुकुट राय। याद करते जाइएगा, ठीक है। इस नागवंश का प्रथम राजा कौन हुआ? फणिमुकुट राय हुआ। 6464 ईस्वी में इन्होंने अपना राजपाट संभाला और कौन सी वंश की स्थापना करी? नागवंश की, ठीक है। तो इसीलिए इसको जिस तरह से आपका वो ऋषा मुंडा को मुंडा राजवंश का आदि पुरुष कहा गया है, इसीलिए इस नागवंश का अगर यदि आदि पुरुष की बात करी जाए तो नागवंश का आदि पुरुष कौन था? आपका आदि पुरुष फणिमुकुट राय, ठीक है। अब थोड़ा सा फणिमुकुट राय के विषय में हम लोग थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो फणिमुकुट राय ने अपना ये कब संभाला? 64। और कौन सी वंश की स्थापना करी? नागवंश की स्थापना करता है, ठीक है। कौन सा स्थापना करता है? कौन से वंश का? तो कौन सा? हमने क्या बताया? फणिमुकुट राय ने कौन सी वंश की स्थापना करी? नागवंश का। और इसका जो राजधानी बनाया, इसका नागवंश का, इस राज्य का, ठीक है, तो ये राजधानी बनाया सुतियांबे को। किसको राजधानी चुना? सुतियांबे, ठीक है। सुतियांबे एक जगह है, ठीक है, उसी को इन्होंने क्या किया? फणिमुकुट राय ने सुतियांबे को अपना राजधानी चुनता है और राजधानी वहीं से अपना ये करता है, ठीक है। अब उसके बाद में इन्होंने क्या काम किया? फणिमुकुट राय ने ये बनारस तरफ से गैर आदिवासी लोगों को ला करके झारखंड में बसाना प्रारंभ किया। अगर यदि ये क्या बोलते हैं, और वहीं से जो है गैर आदिवासी मूलवासी का यहाँ पर झारखंड की सांस्कृतिक में जो ये होती है चेंजेज होती है, वहीं से शुरू माना जाता है। और विस्तारीकरण मूलवासी और गैर आदिवासियों का वहीं से शुरू होता है। उधर बनारस तरफ से इन्होंने ला करके यहाँ पर बसाने लगा। कहाँ? झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग जानते हैं कहाँ पर हम लोग थे? फणिमुकुट राय, है ना, फणिमुकुट राय 64 एडी में, ठीक है, यहीं पर हम लोग थे। इसका राजधानी कहाँ थी? सुतियांबे, है ना। ये जो है नागवंश का अगर यदि कहा जाए, नागवंश का प्रथम राजधानी, नागवंश का प्रथम राजधानी, तो यह नागवंश का प्रथम राजधानी जो है कहाँ पर था? सुतियांबे। कहाँ पर था? आपका सुतियांबे में। अब जो है ये जो फणिमुकुट राय के बाद जो है आपका नागवंश का अगला जो राजा हुआ
नागवंश का, वो था आपका प्रताप राय। क्या नाम था आपका? प्रताप राय, है ना। ये फणिमुकुट राय के बाद जो है कौन सा राजा आया? प्रताप राय, जिसका ये माना जाता है आपका 307 से 337 ईस्वी एडी में आ गए हम लोग, है ना, प्रताप राय। अब जो है प्रताप राय क्या काम किया, कौन कौन सा काम किया? तो इन्होंने सिर्फ क्या किया, अपना कैपिटल को चेंज किया है। महत्वपूर्ण कार्य बता रहे हैं, ठीक है। इन्होंने जो है ये इसका जो सुतियांबे जो इसकी राजधानी थी नागवंश का, उस कैपिटल को इन्होंने चेंज करता है। और एक चुटिया जगह है ना, चुटिया, जो स्वर्णरेखा नदी के तट में है ना, स्वर्णरेखा नदी तट में, नदी तट पर, ठीक है, वहीं चुटिया में इन्होंने अपना राजधानी बना दिया। किसका? ये सुतियांबे से कहाँ कैपिटल ले आया आपका? चुटिया में, जो स्वर्णरेखा नदी के तट पर बनता है। बस इतने जानना है इस प्रताप राय के विषय में। अब जो है प्रताप राय के बाद में आता है जो है अगला राजा, वो है आपका गंजघट, गंजघट, गंजघट राय, है ना, गंजघट राय। और गंजघट राय जो है ये महत्वपूर्ण क्या काम किया है? गंजघट राय गंजघट राय इन्होंने एक महत्वपूर्ण काम किया है कि गुमला में एक आप मंदिर का नाम है आपका हापा मुनि मंदिर, है ना। क्या नाम है आपका? हापा मुनि मंदिर, हापा मुनि मंदिर, है ना। यही हापा मुनि मंदिर का निर्माण इन्होंने ये गंजघट राय के द्वारा किया गया, हापा मुनि मंदिर का, है ना, जो आपका। और इसी मंदिर में आपका महामाया की मूर्ति ला करके इन्होंने हापा मुनि मंदिर में स्थापित किया। कौन? गंजघट राय के द्वारा स्थापित किया गया, ठीक। टाइम कितना हुआ आयुष, कितना मिनट? अभी 27 मिनट 21 सेकंड। थोड़ा सा और, ठीक है। इसके बाद में हम लोग कहाँ पर पढ़े थे? हम लोग गंजघट राय को हम लोग जान रहे थे। और गंजघट राय के बाद जो महत्वपूर्ण राजा हुआ इस नागवंश का, उसका नाम था आपका भीमकर्ण। क्या नाम था? भीमकर्ण। और प्रथम मतलब कि राजा यहाँ से हुआ, ये क्या बोलते हैं, गंजघट राय के बाद में भीमकर्ण, जिन्होंने यह राय का उपाधि छोड़ करके इन्होंने अपना टाइटल क्या चुना? भीमकर्ण। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि यह राय जो है, ये नागवंश का किस राजा ने अपना उपाधि जो है राय से आपका कर्ण की उपाधि ली? तो वो था आपका भीमकर्ण। कौन सा था आपका? भीमकर्ण। और चुटिया जो राजधानी था, इन्होंने भी अपना कैपिटल को चेंज किया। और चुटिया जो राजधानी था, चुटिया टू इन्होंने कहाँ चल गया? एक खुखरागढ़ है ना, कहीं कहीं आपको खुखरागढ़ मिलेगा और कहीं कहीं खुखरा मिलता है ना, खुखरा मिलेगा या तो फिर खुखरागढ़ मिलेगा, है ना। तो इसलिए आपको घबराना नहीं है। इन्होंने भीमकर्ण ने क्या किया कि चुटिया से अपनी राजधानी कहाँ ले गया? आपका खुखरागढ़। और यहीं पर एक भीम सागर झील का निर्माण, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा। भीम सागर झील का निर्माण किसने करवाया? ठीक है, तो आप क्या बोलिएगा, आपको क्या टिक करके आना है? देखिए भीम सागर, बस नाम से मिलता जुलता है। भीम सागर झील का निर्माण किसने करवाया? तो भीमकर्ण ने करवाया, ठीक है। और यह जो था, यह भीम सागर झील, ये जो भीमकर्ण था, यह भीमकर्ण एक महत्वपूर्ण युद्ध लड़ता है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध। आपको इस युद्ध के विषय में जानना है थोड़ा सा, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग बरवा का युद्ध, ठीक है, बरवा का युद्ध, ठीक है। किसके किसके बीच में लड़ा गया? तो भीमकर्ण और किसके बीच में? रक्सोल,
है ना, रक्सौल सरगुजा के सरगुजा क्षेत्र के आपका राजा था आपका रक्सौल वंश, है ना। रक्सौल वंश के साथ इसका क्या हुआ, संघर्ष हुआ। किसका, जिस युद्ध का क्या नाम था आपका, बरवा का युद्ध। तो क्वेश्चन बन सकता है आपका कि बरवा का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया, तो आप यहाँ पर टिक करके क्या ना आपको भीमकर्ण और रक्सौल वंश के शासक द्वारा ये क्या बोलते हैं, यह बरवा का युद्ध होता है ना। और इसमें जो है आपका विजय हासिल करता है आपका भीमकर्ण। इसमें विजित कौन होता है आपका, भीमकर्ण, ठीक है। और वहाँ से एक मूर्ति इसको मिलती है, वासुदेव की मूर्ति, है ना, वासुदेव राय की मूर्ति। और जीतने के बाद वहाँ से वासुदेव राय की मूर्ति, बड़ा वासुदेव राय की मूर्ति जो है लेकर के अपना कहाँ पर, अपना राज्य की ओर चल देते हैं और अपना राज्य में ला करके रखते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग भीमकर्ण तक ही जानते हैं। इसके आगे और 2-3 मतलब कि क्या बोलें 4-5 राजा का नाम इसमें आएगा लगभग, हाँ 4-5 राजा का और नाम आएगा। हम लोग रातूगढ़ तक पहुँचेंगे, ठीक है। रातूगढ़ जो अभी ये राजधानी, इसका अंतिम राजधानी तक हम लोग पहुँचेंगे। वहाँ से आपका नागवंश खत्म हो जाएगा, क्योंकि वीडियो लगभग आधा घंटा का हो गया है। तो फिर इसका जो नेक्स्ट पार्ट जो है अगली वीडियो में आप देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।